जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। उसको पहले बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन होता है। उसी प्रकार से मैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए हमेशा बोलता हूँ कि ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स भी समझिए। 12th का जो फिजिक्स है उसको समझिए कि ये भी 3 भागों में बटा होता है। इसके बारे में हम जानेंगे और उसमें जो सबसे इजी पोर्शन है उसका मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको जो शुरुआती चीजें वो इजी लगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल लगे और आपको 12th का जो फिजिक्स है वो समझ में आने लगे। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। 12th के फिजिक्स में जो चैप्टर्स है उसका बेसिक चीज क्या क्या है उसको समझते हैं और उनमें से किसी एक चैप्टर को उठाते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि फिजिक्स जो है, भौतिक जो है, उसको मैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए हमेशा बोलता हूँ इसको समझिए कि ये भी केमिस्ट्री की तरह 3 भागों में बटा है। किसका? 12th का जो फिजिक्स है। एक इसका भाग आपको मिलेगा विद्युत। पहला भाग मिलेगा आपको विद्युत। दूसरा भाग आपको मिलेगा प्रकाश और तीसरा भाग आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 भागों में 12th का जो फिजिक्स बटा हुआ है। एक होगा विद्युत, इसमें सारे विद्युत से संबंधित बातें होंगी। विद्युत से संबंधित बातें मतलब आप ये समझिए कि वायरिंग वगैरह है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत धारा है, विभव विभवांतर है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का कनेक्शन कैसा होता है। ये जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जिस भाग में हम लोग पढ़ते हैं, उस भाग को मैंने डिवाइड करके बताया। वो भाग क्या कहलाएगा? विद्युत वाला रहेगा। दूसरा भाग है प्रकाश। आपने कभी 10th क्लास से पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस आदि पढ़ा, गोली दर्पण पढ़ा। ये सारा का सारा जो चैप्टर रहेगा, खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी, ये सारा का सारा जो चैप्टर रहेगा उसको हम नाम देते हैं प्रकाश। तो प्रकाश से संबंधित बातें होंगी इसमें। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपको बता दूं, जब स्टूडेंट को बोला जाता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स तो दोनों को लगभग एक समान समझते हैं। एक्चुअली में विद्युत मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं। तो दोनों को लगभग एक समान समझते हैं। तो मैं आपको समझा दूं विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग किस प्रकार से आपको समझना होगा। जब मैं इलेक्ट्रिक यानी विद्युत की बात करता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसे विद्युत उपकरण जो आपको दिख रहे हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि ये समझिए ट्रांसफार्मर है गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया है, उसमें विद्युत धारा जैसी चीजें, विभवांतर है, प्रतिरोध जैसी चीजें, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कहलाएगा? विद्युत। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यूं समझिए कि टेलीविजन है, समझिए टेलीविजन का कैबिनेट, बॉक्स को आपने खोला तो बॉक्स के खोलने पर आप अंदर में बहुत छोटी छोटी चीजों का आप देखते हैं। छोटी छोटी एक सर्किट बोर्ड होता है, उसमें आप देखते हो। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसमें करंट की फ्लोइंग किस प्रकार से होती है, कैसे करंट डेवलप होता है, उन सब के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से समझाने के लिए मैंने फिजिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें सबसे इजी जो आपको पढ़ता है वो है प्रकाश से संबंधित चैप्टर पढ़ता है। और ये चैप्टर बहुत जल्दी 12th वालों की कंप्लीट हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये वही चैप्टर है जिसको आपने कभी 10th में पढ़ा था। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ रहे होते हो प्रकाश से संबंधित बात है तो यूं समझिए कि हमने कभी पढ़ा था इसको 10th में, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको बहुत इजी जाता है और समझ में भी आता है क्योंकि आप पढ़े हुए रहते हो। फिर भी यहाँ पर चूंकि 10th क्लास है, बोर्ड है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका भी बेसिक चीज अच्छी तरीके से आपके लिए तैयार हो जाए और चैप्टर सही से समझ में आ जाए। इसलिए मैं पहले चैप्टर जो ले रहा हूँ वो प्रकाश से संबंधित ले रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन एक चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, या अवतल पृष्ठ, या फिर आपको मिलेगा 12th के बुक में मिलेगा गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। ये एक चैप्टर है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो अपवर्तन क्या है, इसको जानने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं माध्यम। देखिए चीजों को एकदम क्लियर करते हुए हम चलेंगे। जब भी किसी भी टॉपिक पर मैं बात कर रहा होता हूं
अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि सर ये जो चीज आपने बताया वो समझ में नहीं आया है, तो सर प्लीज दूसरे तरीके से एक बार समझा दीजिए, तो मैं फिर से एक बार केवल उस चीज को लेकर के आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरा ध्येय है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स होंगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उनको मेरी चीजें समझ में आनी चाहिए। सब्सक्राइबर का मतलब है कि मेरे चाहने वाले, मुझे पसंद करने वाले, मेरे वीडियो को पसंद करने वाले, मेरे लेक्चर को पसंद करने वाले, तो मैं उनके लिए वो चीज जरूर करूंगा। तो कमेंट बॉक्स पे इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं आपके हेल्प कर सकूं। तो आइए अपवर्तन को समझने से पहले हम समझते हैं माध्यम। माध्यम क्या है इसको समझते हैं। माध्यम का शाब्दिक अर्थ होता है जरिया, या फिर आप बोल सकते हो साधन। आप समझिए कि आप अपने घर से मार्केट तक जा रहे हो तो किससे जाएंगे आप? या तो साइकिल से जाएंगे, या तो बाइक से जाएंगे, या तो कार से जाएंगे। तो आपका अपने घर से मार्केट तक जाने का जरिया क्या है, साधन क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम। अर्थात माध्यम को सामान्य तरीके से मैं परिभाषित करूं तो कैसे करेंगे? जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? माध्यम। अब हम की जगह कोई भी चीज हो सकता है वो, तो माध्यम किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वो क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? प्रकाश से संबंधित है, इस कारण से मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं प्रकाश। अर्थात प्रकाश जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं। तो ये है माध्यम की परिभाषा। फिर से सुनिएगा माध्यम की परिभाषा। प्रकाश जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं। अब ये सोचिए दोस्तों कि प्रकाश किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है? जैसे कि सूर्य का प्रकाश है हम तक आता है, तो कोई ना कोई जरिया होगा, कोई ना कोई साधन होगा जिसके द्वारा माता कोई भी चीज ऐसी गति नहीं कर सकती। हर चीजों को गति करने के लिए कोई ना कोई साधन की जरूरत होती है। बिना साधन के कोई भी चीज इस पृथ्वी पर गति नहीं कर सकती है। तो ये सोचिए कि प्रकाश किसके द्वारा हम तक पहुंच रहा है? सूर्य का प्रकाश। तो आप ये सोचिए कि प्रकाश गति कहाँ कर रहा है? तो प्रकाश जो गति कहाँ कर रहा है वो हवा में गति कर रहा है। तो प्रकाश हवा में गति कर सकता है, इसका मतलब प्रकाश हम तक हवा के द्वारा पहुंचता है। उसी प्रकार से आप ये सोचिए कि प्रकाश और कहाँ कहाँ गति कर सकता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि प्रकाश जो है वो पानी में भी गति कर सकता है। आपने देखा होगा अपने टेलीविजन में, डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम आता है जिसमें समुद्र के अंदर के जीवों को दिखाया जाता है, बहुत ही क्लियर विजन दिखाया जाता है। इसका मतलब कैमरे के थ्रू या फिर किसी थ्रू लाइट को फेंका जाता होगा, तो लाइट जो है, प्रकाश जो है उस पानी में पूरी तरह से फैल जाता है और चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका मतलब प्रकाश जो है वो पानी में गति कर सकता है। उसी प्रकार से प्रकाश जो है वो कांच में भी गति कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका कार्य करते हैं? साधन का। अर्थात यही चीज प्रकाश के लिए क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। एक माध्यम और है जिसको हम बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश जो है निर्वात में भी गति कर सकता है, हवा में गति कर सकता है, पानी में गति कर सकता है और कांच में गति कर सकता है। और यही चारों चीज जो है इस प्रकाश वाले चैप्टर के लिए क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। माध्यम का कार्य करेगा। क्लियर है? यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इन चारों चीजों में ये तीन चीज आपको समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पढ़ाने वाला रहता है, वीडियो बनाने वाला रहता है, वो कई बार उसके दिमाग में दो चीजें चलती है कि उनको लगता है कि हाँ मैं ये छोटी छोटी चीजों को क्या बताऊं, सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन कई बार वैसा सोच करके हम चीजों को क्या करते, लेफ्ट कर देते, नहीं समझाते। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको इन चारों शब्द में से तीन ही शब्द समझ में आए और ये चौथा शब्द समझ में नहीं आए, तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये निर्वात का मतलब क्या है। याद रखिएगा, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ काफी फ्रेंक पढ़िए मेरे साथ में। अगर छोटी सी छोटी चीज भी आपको समझ में नहीं आता तो भी मेरे साथ उस चीज को शेयर कीजिए,
क्योंकि आपको पढ़ाई तभी समझ में आएगा जब आपको छोटी से छोटी चीज के शब्द के अर्थ अच्छी तरह से मालूम है, और पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी होता चला जाता है, तभी पढ़ाई में मन लगता है और चीजें जल्दी याद हो जाती है। इस कारण से छोटी से छोटी चीजें आपको समझ में नहीं आती तो मुझे आप शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये निर्वात मतलब क्या है, कई बार पढ़ा लेकिन निर्वात मतलब दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, दिमाग को दिखाई नहीं दे रहा कि निर्वात क्या है। हवा समझता, दिमाग पानी समझता, कांच समझता, बट निर्वात नहीं समझता। निर्वात को मैं समझा दूं। निर्वात का मतलब होता है जहां कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी गैस नहीं है, खाली, एकदम खाली, कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात। अभी बोलोगे अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और तरीका बताता हूँ। आपने देखा होगा कि होली के समय में एक पिचकारी आता है, ऐसे करके खींचते हैं, उसमें रंग भरते हैं, फिर ऐसा दूसरे पर रंग डालते हैं हम लोग। तो उसमें काम कीजिएगा, या किया भी होगा आपने कभी बचपन में, जहां पर सामने छोटा सा छिद्र होता है जहां से रंग प्रवेश करता है, उस छिद्र को क्या कीजिए, उंगली से दबा दीजिए, और उसके बाद उसका जो संक्शन होता है, ठीक, उस लंबे से डंडी को आप खींचिए। तो जब खींचेंगे तो आप रियलाइज करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आपको ताकत लगाना पड़ रहा है। इसका से ताकत लगाना पड़ता है क्योंकि उस पिचकारी के अंदर क्या भरा हुआ, हवा भरा है। क्योंकि आप हवा में कुछ ना कुछ उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा, तो उस द्रव्यमान को आप, उस भार को महसूस कर रहे होते, खींच रहे होते। अभी आप समझिए खींच करके लास्ट तक ले आए, अभी आपने सामने अंगूठा रखा और इसका जो पिस्टन रॉड है पूरा पूरा लास्ट तक आ गया, तो बीच में जो भी हवा था उसको भी हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब बीच में क्या, हवा भी नहीं रह गया, तो कुछ भी नहीं रह गया है, तो वो जो बीच की स्थिति है उसी को क्या बोलते हैं, निर्वात। अर्थात निर्वात मतलब जहां हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, उस स्थिति को हमें क्या बोलते हैं, निर्वात कहते हैं। तो अपना जो प्रकाश है वो निर्वात में, हवा में, पानियों में, कांच में भी गति कर सकता है। तो ये है माध्यम। तो अपने पास 4 प्रकार के माध्यम का बार बार प्रयोग करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये माध्यम समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं माध्यम के प्रकार। माध्यम के प्रकार, प्रकाश वाले चैप्टर में माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। अब समझते हैं सघन माध्यम किसको बोलते हैं और विरल माध्यम किसको बोलते हैं। सघन माध्यम की परिभाषा। सघन माध्यम, इन दोनों को समझने से पहले मैं एग्जांपल बता दूं। सघन माध्यम क्या, जैसे कि एक बार डेफिनेशन बता देता हूं फिर क्लियर करता हूं। सघन माध्यम किसको बोलते हैं, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम किसको बोलते हैं, ऐसा माध्यम जिसका घनत्व कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि आपको बताऊं मैं, सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम का एग्जाम्पल आता है पानी और कांच, ये सघन माध्यम कहलाते हैं। और विरल माध्यम में क्या कहलाता है, वायु या निर्वात। अब इसको डेफिनेशन जो मैंने बताया वो एक बार में समझ में नहीं आता, इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक रूम है, उस रूम में 1 बाल्टी पानी रखा हुआ है और रूम पूरी तरह से अंधेला है। अब उस अंधेले रूम में क्या कीजिएगा, जहां पर बाल्टी में पानी रखा है, टॉर्च को ऑन कीजिए और उसके प्रकाश को आप बाल्टी पर डालिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कीजिए, फिर से कल्पना कीजिए कि एक रूम है जिसे पूरा अंधेला है। अब क्या किया, आपने टॉर्च को ऑन किया। 2 स्थितियां, पहली बार में आपने उस टॉर्च को कहां पर, उसके टॉर्च के प्रकाश को कहां पर आपतित किया था, डाला था, बाल्टी में डाला था। दूसरी स्थिति में क्या किया, प्रकाश को ऐसे ही, टॉर्च को ऐसे ऑन कर दिया। तो आप देखेंगे पहली परिस्थिति में जब टॉर्च को ऑन किया और ऑन करने के बाद उसके प्रकाश को कहां पर डाला, बाल्टी में डाला जिससे पानी भरा है, तो आप देखोगे कि प्रकाश जो है पूरी तरह से बाल्टी में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, पूरा पूरा वहीं रहेगा। रूम में प्रकाश बहुत हल्का से दिखाई देगा। बट दूसरी कंडीशन में आप देखोगे कि उस टॉर्च के प्रकाश का ऐसे रूम में डालोगे तो वो रूम जो रहेगा ज्यादा प्रकाशित होने लगता है। इसका मतलब पहली स्थिति में
प्रकाश जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और दूसरी स्थिति में प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। जब चीजें फैलती है ना तो उसका घनापन कम हो जाता है, और चीजें जब एक जगह इकट्ठी होती है ना तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। फिर से समझिए, जब चीजें एक जगह इकट्ठा होती हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, और चीजें जब फैलती हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है, कम घना दिखाई देने लगता है। यहीं से परिभाषित किया गया कि जब प्रकाश को आप क्या करोगे, पानी में डालोगे तो प्रकाश एक जगह क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जैसे प्रकाश बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश का घनत्व बढ़ जाता है। इसका आंसर उसको क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं हम लोग, सघन माध्यम कहते हैं। और अगर प्रकाश को अपने वायु में निर्वात में भेजा तो प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। फैल जाता है तो क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायु निर्वात को विरल माध्यम कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषित करते हैं, समझते हैं। ऐसा माध्यम जहां पर प्रकाश का घनत्व अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, जैसे पानी और कांच। उसी प्रकार से ऐसा माध्यम जहां प्रकाश का घनत्व कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, जैसे कि वायु और निर्वात। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है, और फिर माध्यम किसे कहते हैं। ओके, अब जो चैप्टर है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, उसमें मेन चीज जो है अपवर्तन, इस शब्द को हम लोग समझते हैं, क्योंकि बार बार चैप्टर में अपवर्तन शब्द आएगा। कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, 10th वाले स्टूडेंट के साथ में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है, टेस्ट जब दिए जाते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि अपवर्तन का मतलब क्या समझते हो, तब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो याद रखोगे, ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जिसमें नंबर तो बहुत आता है बट चीजें आपको समझ में नहीं आती, तो ऐसे रट करके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आप धोखा खाएंगे। तो आइए स्पष्ट करते हैं, अपवर्तन क्या है। ओके, अपवर्तन को देखते हैं हम लोग। अपवर्तन, अपवर्तन क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम बताइए। आइए समझते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन को समझते हैं। समझिए यहाँ पर कि मेरे पास कांच का एक गुटका है, ऐसा मोटा सा कांच का एक गुटका है, सिल्ली भी जिसको बोलते हैं। इस कांच के इस ओर यहाँ पर वायु है, इस ओर पूरा का पूरा वायु है, ये तो क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, उधर फिर से क्या हो जाएगा, वायु। अब एक प्रैक्टिकल आपने कभी किया होगा 10th में, नहीं किया तो ध्यान से देखिएगा। आप यहां से प्रकाश भेज रहे हो, ये बिंदु मिला, इस बिंदु पर सीधा सीधा रेखा खींचा। सबको बताऊंगा किसको क्या क्या कहते हैं। तो एक प्रकाश को आपने भेजा, इस बिंदु पर आपने सीधा सीधा रेखा खींचा, जिसको आप जानते हैं अभिलंब भी बोलते हैं। तो दिमाग तो ये बोलता है, दिमाग तो ये बोलता है कि इस रेखा को, इस प्रकाश को कैसा जाना चाहिए, सीधा सीधा जाना चाहिए, परंतु होता नहीं ऐसा। ये जो प्रकाश की किरण है, वो जो प्रकाश की किरण है जैसे अंदर जाता है ना, ये जो अभिलंब है, रेखा है, उसके ओर मुड़ जाता है, ऐसा होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए प्रकाश आगे और गया, यहाँ पर फिर से बिंदु मिला, मैंने एक अभिलंब खींचा, फिर दिमाग बोलता है इसको जाना कैसा चाहिए, ऐसा सीधा सीधा जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये प्रकाश की किरण इधर चले जाते हैं, अर्थात ये अभिलंब से दूर हो जाता है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, यहाँ से मैं अपवर्तन की परिभाषा बहुत ही आसानी से बता सकूंगा। अब देखिए, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं यहां से। अब देखिए अपवर्तन किसको बोलेंगे। प्रकाश की जो किरण है वो वायु से कांच में जा रहा है, अर्थात एक माध्यम से किसमें प्रवेश कर रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। एक माध्यम से क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो हो क्या रहा है, प्रकाश की किरण हम क्या सोच रहे हैं, सीधी सीधी जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अर्थात अपने मार्ग से मुड़ जाता है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जाना चाहिए तो उसको सीधा सीधा, लेकिन मुड़ गया, अर्थात प्रकाश अपने मार्ग से हट गया। हट गया मतलब क्या होगा, वो विचलित हो गया,
साइंस की भाषा में उसको क्या बोलते हैं आप लोग? विचलित हो जाना। तो परिभाषित कैसे करेंगे? सिंपली देखिएगा, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है, अर्थात वह विचलित हो जाती है। तब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा एक नया चीज डाल रहा हूं यहाँ पर, जिसको समझा दूं मैं। यहाँ पर क्या देख रहा है? पूरा का पूरा क्या है? वायु है। इधर पूरा का पूरा वायु, अर्थात एक समान माध्यम है। क्या है? एक समान माध्यम। पूरा का पूरा वायु हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा कांच हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? एक समान माध्यम। एक समान माध्यम को हम क्या बोलते हैं? समांगी माध्यम बोलते हैं। इस चीज को आप समझिए, एक समान माध्यम अर्थात समांगी माध्यम। तो इधर वायु वायु है तो इधर एक समांगी माध्यम है, इधर कांच कांच है तो इधर एक समांगी माध्यम है। अब परिभाषा में इसी शब्द का प्रयोग करना है। तो परिभाषा सुनिएगा, 2 बार बताऊंगा मैं। अपवर्तन किसको बोलते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है, मुड़ जाती है। तब इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। 1 सेकंड फिर से। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चल करके दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये है अपवर्तन की परिभाषा। अब हम इसमें किरणों के नाम को देखते हैं और समझते हैं क्या बोलते हैं इसको। ये हमारे पास एक डायग्राम है, सुनिएगा। इस किरण को नाम दे देता मैं ए बी सी, और इस अवलंब को नाम दे देता मैं एम एन नाम दे देता हूँ। ये बी है यहाँ पर। जिस किरण को हम भेजते हैं, जिस किरण को हम भेजते हैं उस किरण को बोलते क्या? आपतित किरण करते हैं। अर्थात यहाँ पर ए बी क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, जिस किरण को हम भेजते हैं, जिस किरण को हम डालते हैं, वो किरण क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। तो ए बी क्या कहलाएगा? आपतित किरण। तो अब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, अर्थात जिस बिंदु पर आपतित होता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते थे। बिंदु बी क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर हमने एक लंब डाल दिया, 90 डिग्री ऐसा लंब डाल दिया। तो ये जो आपने लंब डाला हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो एम एन क्या कहलाएगा आपका? अभिलंब कहलाएगा। ये किरण क्या हुआ? कांच के अंदर प्रवेश किया, दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, तो ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, कांच के अंदर प्रवेश किया, तो इस किरण को बीसी को हम बोलते क्या? अपवर्तित किरण। तो दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को हम बोलते अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपतित किरण, अभिलंब, और ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। नेक्स्ट बात, आप देखोगे चित्र में ध्यान से तो पता चलेगा कि यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, अर्थात ये एंगल किसके किसके बीच है? आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को दर्शाते हम लोग क्या? आई, और आई को बोलते हैं हम लोग क्या? आपतन कोण। तो कोण आई जो रहेगा वो कहलाता है आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को दर्शाते किससे? आर से दर्शाते हैं, और आर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये है इस चित्र के बारे में डिटेल जिसका आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। और दोनों नियम आपको एकदम रट्टा होना चाहिए। तो पहला नियम क्या है ये देखिएगा, अपवर्तन का पहला नियम ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये है आपतित किरण, इस बिंदु पर आया, ये अपवर्तित किरण इसी बिंदु से होके जा रहा है,
ये अभिलंब जो है वो भी इसी बिंदु से होके जा रहा है। इसका मतलब आपतित किरण भी यहीं पर मर रहा है, अपवर्तित किरण भी आके यहीं पे मर रहा है, अभिलंब भी यहीं पे मर रहा है। तो पहला नियम आप कैसा बोल सकते हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही जगह आके मरते हैं। ऐसा मत लिखना, ठीक, इसको ऐसे लिखना। कैसे लिखोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से एक बार, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये है पहला नियम। फिर से एक बार बता दूं, आपको पढ़ना ऐसे, वीडियो ऐसे देखना है कि आपको वीडियो के अंत तक चीजें याद हो जाए। स्किप कर करके देखोगे तो चीजें समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि आप अपना समय लगा रहे हो वीडियो को देखने के लिए, तो उसका फायदा तो होना चाहिए। इस कारण से बहुत ही ध्यान से देखो और ऐसा देखो कि आप हूबहू किसी टीचर के सामने ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो वीडियो के अंत तक आपको चीजें याद हो जाना चाहिए, तो ये आपके लिए वीडियो देखना अच्छा रहेगा। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है, देखिएगा। दूसरे नियम बोलने से पहले एक शब्द लिख दूं, एक वर्णीय। एक वर्णीय का मतलब होता है एक रंग, केवल एक रंग। एक वर्णीय वो केवल लाल रंग हो सकता है, केवल पीला रंग हो सकता है, केवल हरा रंग हो सकता है, केवल व्हाइट कलर हो सकता है, केवल एक ही रंग का प्रकाश रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्णीय बोलते हैं। इसमें एक शब्द आता है ज्या। इस नियम में एक शब्द आएगा ज्या। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। तो नियम को समझते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, सुनिएगा। यदि प्रकाश की किरण एक वर्णीय हो, अर्थात यदि प्रकाश की किरण एक रंग का हो, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ये नियम थोड़ा टेढ़ा है, मैं आपको बताऊं। ये बोलना क्या चाहता है, निश्चित अनुपात क्या बोलना चाहता है। कभी आपने इसके संबंधित प्रैक्टिकल किया और आई का जो मान आएगा और आर का जो मान आएगा इस सूत्र में रख के देखिए। बाय द वे, मान लीजिए आपका आंसर आ गया 1.5, पहली बार प्रैक्टिकल किया। दूसरी बार प्रैक्टिकल करोगे तो भी कितना आएगा, 1.5 आएगा, इसी कांच की सिल्ली के साथ में। तीसरी बार भी कितना आएगा, 1.5। 10 बार करोगे तब भी कितना आएगा, 1.5 ही आएगा। इसका आंसर बोलते हैं उसका अनुपात कैसा रहता है, निश्चित रहता है। ये बोलना चाहते हैं। नियम को फिर से बोलूं मैं, दूसरे में बोलता है, यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। यह है अपवर्तन का दूसरा नियम। तो अभी मैंने आपको बताया माध्यम किसे कहते हैं, माध्यम के प्रकार को मैंने समझाया, जिसमें आपने समझा सघन माध्यम और विरल माध्यम समझा, और तीसरा आपने समझा अपवर्तन। अपवर्तन में डायग्राम को समझा और अपवर्तन से संबंधित दो नियम जो है वो आपने समझा। मैं समझता हूं थोड़ी सी बात को और बता दूं मैं। इसमें सघन माध्यम विरल माध्यम से संबंधित कुछ बात है और स्नेल का नियम है, वो आपको समझा दूं। क्या होगा, छोटा सा बेसिक नॉलेज दे दो इसमें। बेसिक नॉलेज क्या है, एक सघन माध्यम समझा था हमने, दूसरा समझा था विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम, ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो गति है उसके बारे में समझते हैं। प्रकाश जो है उसकी गति, प्रकाश की जो गति है, स्पीड जो है किस में अधिक होगा उसको समझते हैं। सघन माध्यम, मैंने जब परिभाषा बताया था तो आप लोगों को ये बताया था कि सघन माध्यम मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर प्रकाश का घनत्व तो अधिक होता है, और विरल माध्यम मतलब जहां पर प्रकाश का घनत्व कम होता है। आप समझिएगा, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं ताकि आप जवाब दे सको। पहले से ये समझिए कि आप एक ऐसे रोड में जा रहे हो गाड़ी से या पैदल जहां पर भीड़ बहुत अधिक है, अर्थात बहुत ज्यादा घनत्व उसका, और दूसरी बार में एक व्यक्ति ऐसे रोड में गति कर रहा है, ऐसे रोड में गाड़ी चला रहा है जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं, बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर। तो बताइए किसकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी। तो स्वाभाविक है आप बोलोगे क्या, सर जिस जो रोड खाली सा है
वहां पर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, और जहां पर जिस रोड में बहुत सारे लोग हैं वहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी होगी, कम होगी। इसका मतलब जहां पर लोग ज्यादा है यानी कि घनत्व तो ज्यादा है, वहां पर स्पीड कैसी, कम है। तो सेम बात यहाँ पर आ जाएगा, सघन माध्यम में प्रकाश की गति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और विरल माध्यम मतलब लोग कम है तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप आसानी से चला सकते, स्पीड से चला सकते हो। तो विरल माध्यम में प्रकाश की गति कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम रहती है, विरल माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है। ये आपके पास बेसिक चीज है। और आपको बता दो जिसको आगे काम आएगा, प्रकाश का वेग, प्रकाश की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी होती है। प्रकाश का वेग रहता है 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये छोटी मोटी जो बातें हैं आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप 12th बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, साइंस लेवल के स्टूडेंट हो। इस कारण से ये सारे के सारे जो छोटी मोटी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये सब छोटी मोटी बातें पहले से आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए। बहुत क्या की चीजें रहती है। तो ये सघन माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की गति किस प्रकार से होती है, प्रकाश का वेग कितना होता है, ये हमने समझा। अब मैं कुछ बताने वाला था, ये अपवर्तन के जो दूसरे नियमों से संबंधित कुछ बात बताने वाला था, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या स्नेल का नियम क्या होता है। और एक और चीज है जिसमें हम समझते हैं कि उसमें जो अपवर्तनांक है उसको परिभाषित करेंगे हम लोग इसमें, सॉरी अपवर्तन के दूसरे नियम से सारा का सारा देखेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ ये बेसिक है, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पहले इस चीज को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपवर्तनांक है, स्नेल का नियम है और गोली दर्पण है, इससे संबंधित मैं आपको बातें बताऊंगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो समझाया हुआ प्रकाश से संबंधित जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक थिंक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आने पर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलता रहे और आप आगे बढ़ते रहे। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।